हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल लॉ स्कूल। अब देखो, नेचुरल लॉ स्कूल की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है पहले, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा जो सारे प्रोपोनेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा था, बट मैंने उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि नेचुरल लॉ स्कूल क्या होता है। अब देखो, नेचुरल यानी कि नेचर से आपको समझ में आ रहा है कि इसकी डिवाइन ऑकरेंस है ना, यानी कि भगवान या ऐसी कुछ डिवाइन ऑकरेंस है। तो अब अलग अलग प्रोपोनेंट से देखते हैं उन्होंने क्या कहा है नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। बट एक आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल आपको समझ में आता है। नेचर, एक नेचर इंसान का क्या होता है, खुद में आता है, कोई इंसान नहीं बनाता है, किसी सीरीज ऑफ इवेंट से नहीं डेवलप होता है, उससे डिफरेंट है ये, ऐसे समझना। बाकी स्कूल जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरल लॉ स्कूल अलग क्यों है। नेचुरल लॉ स्कूल, अब देखो, कोई भी स्कूल किसी और स्कूल से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेचुरल लॉ स्कूल है जो डिवाइन ऑकरेंस है, और एनालिटिकल लॉ स्कूल यानी कि जो पॉजिटिव लॉ स्कूल एनालिटिकल लॉ स्कूल सेम होता है, उसकी ऑकरेंस क्या है, मैन मेड है। अब स्टार्ट करते हैं। जूलियस स्टोन जो है उन्होंने बोला है नेचुरल लॉ इज एन ए सेक्शन ऑफ फेथ रादर देन अ डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि फेथ है, फेथ का एक सेक्शन है। स्टोइक्स ने क्या बोला है, इट इज डिवाइन लॉ। सिंपली स्टोइक्स ने यही बोल दिया कि हाँ ये डिवाइन लॉ है, जस्ट डिविडेंट, ठीक है। द कमांड ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट टू अ मैन, क्या है, गॉड की जो कमांड है वो इंपॉर्टेंट है मैन के। अब जो सिसरो है उन्होंने बोला है नेचुरल लॉ इज लॉ ऑफ रीजंस बाय विच वर्ल्ड इज गवर्न। आपका जो नेचर है उसमें आपके क्या है, खुद के रीजंस होते हैं, ठीक है। लेजिबल, आपने वो पढ़ा है इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, ये वाली चीज, ये सिमिलर है नेचुरल लॉ थ्योरी के। अब इसके बाद ये देखो, ये उस वीडियो का पार्ट है जिसमें मैंने नेचुरल लॉ स्कूल के प्रोपोनेंट्स बताए थे, जैसे कि ये है थॉमस एक्विनस, ये है सॉक्स के लिए, ये है स्टोइक्स के लिए, ये है एरिस्टोटल आरी के लिए, ठीक है, सिसरो के लिए है, ठीक है। फिर ये क्या है ऊपर, जॉन लॉक एंड रोस्यू। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स कौन है, जॉन लॉक एंड रोस्यू। अब उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, जॉन लॉक एंड रोस्यू की जो थ्योरीज हैं, बट हम सबसे पहले करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल में इसके बारे में। अब सोर्सेज मेरी जो पुरानी वीडियोस है वही हैं। अब एरिस्टोटल एंड थॉमसिस ने क्या बोला है, इट इज अनरिटन लॉ बट ऑन हार्ट ऑफ मैन सोली बाय फिगर ऑफ नेचर। अनरिटन लॉ है, जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ऑब्वियसली जब अंदर से आया है तो क्या है, अनरिटन लॉ है। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने बताया है जस्ट कम्यून और जस्ट जेंटियम के बीच में। जस्ट कम्यून क्या है, कॉमन लॉ, कम्यून से मतलब हमें पता चलता है कॉमन लॉ, और जस्ट जेंटियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, जो कि नेचुरल लॉ है। इसके बाद क्या है, नेचुरल लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है। लॉ इज रिलेटेड टू जस्टिस, रीजन, ह्यूमन नेचर। लॉ किससे रिलेटेड है, जस्टिस, रीजन, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। अब रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के बारे में आते हैं। एमिनेट फ्रॉम अ सुप्रीम अथॉरिटी एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल एवरीवेयर, ऑल मेन पे बाइंडिंग होते हैं ह्यूमन कंडक्ट। कभी कभी आप बोलते होगे इस इंसान का नेचर बहुत खराब है, यानी कि इसका जो नेचुरल लॉ, इसके जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत खराब है, वैसा ही सिमिलर है ये। नेचुरल लॉ इज अपोज टू रिटन लॉ। नेचुरल लॉ क्या है, इट इज अपोज टू रिटन लॉ है। द फॉर्मर इज वाइज एंड द लैटर इज आर्बिट्ररी। ऑब्वियसली इट इज अपोज टू रिटन लॉ। रिटन लॉ क्या है, आर्बिट्ररी होता है, फॉर्मर क्या है, वाइज है। Here everyone is equal and nature is an order of things. क्या है, नेचर क्या है, नेचर इज एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हर कोई इक्वल है। आर्टिकल 14 देखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी क्या है, ये नेचुरल लॉ पे बेस्ड है। अब हम आते हैं रूल ऑफ लॉ। हमने रूल ऑफ लॉ किस में पढ़ा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में पढ़ा है। किसने रूल ऑफ लॉ बोला था, डाइसीज रूल ऑफ लॉ, हमने डाइसी का रूल ऑफ लॉ पढ़ा है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है नेचुरल लॉ का, वो हम पढ़ते हैं। टू एक्सेप्ट अ थिंग विदाउट एनी इंक्वायरी or observation or can be studied on the basis of a prior method। कुछ पुराना नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ, अब देखो कई सारे प्रोपोनेंट्स आए हैं, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में करा दिया, देख लेना। क्या है, ग्रीक है, रोमन है, क्रिश्चियन है, मेडिवल है, मॉडर्न है। अब ग्रीक पीरियड में क्या हुआ था, जो इसके प्रोपोनेंट्स है वो मैंने करा दिया ऑलरेडी, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो इनकम्प्लीट है। दोनों वीडियोस करनी है आपको साथ में। हियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल मैनकाइंड अंडर विच ऑल मेन आर इक्वल एंड विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल पीपल। कॉन्सेप्ट क्या है यूनिवर्सल लॉ का, ऑल मेन आर इक्वल, यानी कि आर्टिकल 14 हो गया, इक्वालिटी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रोमन पीरियड, लॉ ऑफ रोम, ठीक है, जस्ट सिविले, जस्ट जेंटिव और जस्ट नेचुरली। रोमन्स ने बहुत थ्योरीज दी, जस्ट सिविले, जस्ट जेंटिव और जस्ट नेचुरली। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लॉ ऑफ रोम, रोमन लॉ, रोमन पीरियड के बारे में। अब जस्ट सिविल लॉ हम पढ़ते हैं, वैसे ही हो गया सिविल लॉ और पॉजिटिव लॉ, ये नेचुरल लॉ नहीं है। इट इज फोर्स्ड बाय कोर्ट्स।
नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जस जेंटियम हमने पढ़ा है, इट इज पार्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ ऑफ रोम, ठीक है। अब ये क्या है, सिविल लॉ नहीं है एंड इट इज एटली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अब ये क्या है, जस्ट नेचुरली, जस्ट जेंटियम क्या पार्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ ये, ठीक है, तो सिविल लॉ कोर्ट ही करेगा इन्फोर्स जस्ट जेंटियम को भी, ये भी नहीं है नेचुरल लॉ, जस्ट नेचुरली ये है नेचुरल लॉ। तीन तरह के लॉ है, सिविल, जेंटियम, नेचुरली, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर है, नो लीगल स्क्रूटिनी होती है, नो लीगल वैलिडिटी इन लॉ, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है इसमें लॉ में। अब रिलेशनशिप बिटवीन जस्ट जेंटियम एंड जस्ट नेचुरली की क्या है, देखो जो जस्ट जेंटियम है वॉज आइडेंटिफाइड विद इन जस्ट नेचुरली, ठीक है। जस्ट नेचुरली अगर ये है तो इसमें से एक हो गया जस्ट जेंटियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचर में आपको क्या नहीं करना चाहिए, नेचुरल लॉ ये बोलता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जस्ट जेंटियम कहाँ पे फॉर्म हो गया, वो पार्टनर जिससे आप शादी कर रहे हो उसके साथ आपको धोखा नहीं करना चाहिए। वो क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, आर्टिकल अभी जो हमारे से हटाया गया है 370, ठीक है, उसको हटा दिया गया है, उसमें पनिशमेंट अब कोई भी नहीं है, तो वही है कि आप उसके साथ, तो ये जस्ट नेचुरली में एक पार्ट आ गया जस्ट जेंटियम। फिर इसके बाद क्या है, बोथ आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, रीजन एंड मोरालिटी, आर्टिकल नहीं है वो सेक्शन है, ठीक है। बोथ आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, रीजन एंड मोरालिटी, हाँ ये तो ठीक है, रीजन ह्यूमन नेचर मोरालिटी में, एंड बोथ आर अप्लाइड टू ऑल मैनकाइंड, सिंपल है, बोथ आर अप्लाइड टू ऑल मैनकाइंड। देखो जस्ट नेचुरली इन्फोर्सिबल नहीं है बट अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद क्या है, क्रिश्चियन पीरियड, हमने क्या क्या कर लिया, ग्रीक पीरियड कर लिया, फिर इसके बाद रोमन में हमने तीन चीजें पढ़ ली। अब क्रिश्चियन पीरियड पे, क्रिश्चियन पीरियड पे ये है, आफ्टर रोमन पीरियड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ गॉट प्लेस अंडर राइटिंग्स ऑफ क्रिश्चियन फादर्स। कहाँ पे आ गई प्लेस, अंडर राइटिंग्स ऑफ क्रिश्चियन फादर्स, हाँ क्रिश्चियन फादर्स। अब इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन थे, सेंट ऑगस्टीन, ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ऑल लॉज गवर्न एंड प्रॉपर्टीज वर द प्रोडक्ट ऑफ सिन एंड सो ह्यूमन लॉज कॉन्ट्ररी टू लॉ ऑफ गॉड वर टू बी डिस्कार्डेड एंड इग्नोर्ड। कोई भी ह्यूमन लॉ गॉड से ऊपर नहीं है। हमने पढ़ा ना कैथोलिक्स कहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा, क्रिश्चियन कहाँ पे, रोमन एम्पायर, रोम में सबसे ज्यादा क्या था, ये कैथोलिक्स थे, और क्रिश्चियनिटी भी कहीं कहीं वहां पे एक डिफरेंट है, यूएसए, इंग्लैंड, हर जगह क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्रिश्चियन पीरियड में ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। आफ्टर रोमन पीरियड आया है तो कुछ कुछ उसके भी वो थे, बट इन्होंने ऐसा बोला कि गॉड इज सुप्रीम, ठीक है, और कोई भी ह्यूमन लॉ है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। चर्च इज द एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइन लॉ एंड इट कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट्स, ठीक है। चर्च सबसे बड़ा है। एक टाइम आया था जब रोम में चर्च कम कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। हालांकि अभी भी वहां पे क्या है, पोप माने जाते हैं, तो क्या है वहां पे क्रिश्चियनिटी बहुत ऊपर है। नेक्स्ट इसके बाद है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में कौन है, सेंट थॉमस एक्विनस, इसके बारे में हमने डायग्राम बनाया है, सेंट थॉमस एक्विनस। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 काइंड्स ऑफ लॉ, ठीक है, इन सुमा थियोलॉजीज। ये क्या है, ये इनकी बुक है सुमा थियोलॉजीज। इन्होंने बताया एटर्नल लॉ, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, एटर्नल लॉ, रिवील्ड ऑन मैन। एक होता है एटर्नल लॉ, वो गॉड का लॉ है, वही लॉ अगर रिवील होता है मैन में तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल लॉ। डिवाइन लॉ, एटर्नल लॉ विच इज रिवील्ड थ्रू स्क्रिप्चर्स, ठीक है। डिवाइन कहाँ है, बुक्स पे आता है, ठीक है, जैसे बाइबल, गीता वगैरह। फिर है ह्यूमन लॉ विच मस्ट बी मेड टू कन्फर्म टू रीजन एंड दस टू इटर्नल लॉ। क्या है, इट मस्ट बी मेड टू कन्फर्म टू रीजन। ये क्या होना चाहिए, ह्यूमन लॉ, ये रीजन कंफर्म करना चाहिए इटर्नल लॉ से। क्या कि भगवान कुछ और बोल रहे हैं, तुम कुछ और लिख रहे हो, वो कॉन्ट्रेरी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर चीज अलग नहीं जाएगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं जाएगी। तुम लिख दोगे तो मेरा वचन यानी कि आपकी स्क्रिप्चर से आपका शासन, ऐसा नहीं होगा। इटर्नल लॉ से कंफर्म करनी चाहिए वो चीजें। ये हो गया। मॉडर्न पीरियड में आते हैं, हमने अभी कौन सा पीरियड किया, मेडिवल पीरियड, ठीक है, सुमा थियोलॉजीज वाली बुक के बारे में पढ़ा। अब आते हैं मॉडर्न पीरियड में। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में आया था मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न थ्योरी रिजेक्ट्स द ओल्डर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लॉ। यहाँ से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्शन एडमिटेड आइडिया ऑफ रिलेटिविटी इन नेचुरल लॉ, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्शन ने क्या किया, आइडिया ऑफ रिलेटिविटी डाली, यानी कि नाउ नेचुरल लॉ इज कंसिडर्ड नॉट एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव। नाउ इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। जो भगवान बोल रहे हैं वो नहीं है, कुछ कंटेंट जो है उसके वेरिएबल हो चुके हैं, यानी कि थोड़ी लिबरल हो जाता है। ये मॉडर्न पीरियड में थोड़ा सा लिबरलिज्म आ जाता है। अब मेन एक्सपोनेंट्स क्या थे, रिवाइज नेचुरल लॉ के कोलर, जेनी, स्टैमलर, ठीक है, कोलर, जेनी, स्टैमलर। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म, ग्लोबल। ये टाइम पीरियड कब का है, ये तब का है जब हमारे यहाँ क्या था, कोल्ड वॉर पीरियड खत्म हो गया था। साथ ही साथ वो जो दो वर्ल्ड वार्स जो है
दोनों वर्ल्ड वॉर्स 1 और 2 खत्म हो गए थे। उसके बाद क्या आया, नेचुरल जस्टिस आया, ह्यूमन राइट्स आए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आया, समझ रहे हो आप लोग, यूनाइटेड नेशंस आया, यूनिवर्सलिज्म और ग्लोबलिज्म आया। यूनाइटेड नेशंस आने के बाद क्या आया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आया। वैसा यही है कि सबको साथ लेकर के, आपकी एक कंट्री नहीं है, आपका एक पूरा ग्लोब है। ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें आई। अब इसके एक्सपोनेंट्स क्या हैं, इनके नेचुरल लॉ के मेन एक्सपोनेंट्स, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो, थॉमस एक्विनस, सेंट ऑगस्टीन, ह्यूगो ग्रोशियस और हॉब्स लॉ क्रॉसियो की आप थ्योरी पढ़ोगे। हॉब्स लॉ क्रॉक्सियो की आपको थ्योरी पढ़नी है तो वो मैंने ऊपर वाली वीडियो में आपको दे रखा है, मैं उसकी लिंक इसमें डाल दूंगी। आप लोग आराम से दोनों वीडियोस देखोगे तो आपको इस वाले वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या थ्योरी है नेचुरल लॉ की, और उस वाले वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी थ्योरी क्या है। नेचुरल लॉ में एक और, ठीक है, एरिस्टोटल ने बोला है लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। लॉ क्या है, रीजन है फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। नेक्स्ट है ह्यूगो ग्रोशियस, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मैन एंड ऑन दिस इनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। एरिस्टोटल ने क्या बोला, रीजन है। ह्यूगो ग्रोशियस ने क्या बोला, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मैन, नेचर है मैन का, ठीक है, ऑन हिज इनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। अभी तक हमने जो चीजें की हैं वो मेन इस चीज से रिलेटेड है कि नेचुरल लॉ क्या है। नेक्स्ट इसके बाद हम जो चीज करने जा रहे हैं वो सारे प्रोपोनेंट्स के बारे में विद पिक्चर यानी कि विच डायग्राम, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहे। हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उनके थ्योरीज क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना नहीं आएगा कि नेचुरल लॉ क्या है, उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या कहा था, वो सारी चीजें भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट में। एंशिएंट में क्या आ जाता है, ग्रीस। ग्रीस में कौन आ जाता है, सॉक्रेट्स। ये हमने से सॉक्रेट समझ लिया। सॉक्रेट्स व्यू ऑन नेचुरल लॉ, शॉर्ट में तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि मैन्स इनसाइट, एक इंसान है उसके अंदर उसकी खुद की इनसाइट होती है, ठीक है। सॉक्रेट्स बिलीव दैट एज देयर इज नेचुरल फिजिकल लॉ देयर इज ऑल्सो नेचुरल लॉ। इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ मैन हैज हिज ओन इनसाइट, मैन के पास अपनी खुद की बुद्धि है। मंद बुद्धि होते हैं कुछ लोगों के पास बुद्धि होती है, कुछ लोगों के पास खुद की गट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है विच मेक्स हिम नो ऑफ द थिंग्स वेदर दे आर गुड और बैड। क्या बोलते हैं इसको, गट फीलिंग बोलते हैं। सॉक्स को सूंघते ही आपको पता चल जाएगा ये सॉक्स अच्छा है, ताजा है, धुला हुआ है या नहीं है, इनसाइट, ठीक है। इट इज दिस इनसाइट अकॉर्डिंग टू हिम बाय विच अ मैन इज एबल टू इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज इन हिम। मैन को पता चल जाएगा कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज है कि नहीं। एंड द ओनली वे टू जज द बेसिस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स इज मैन्स इनसाइट। क्या है, मैन्स इनसाइट। सिर्फ एक ही चीज है, एक इंसान के अंदर झांक के देखना, उससे पता चल जाएगा। थ्रू दिस थ्योरी सॉक्रेट्स वांटेड टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन व्हिच वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिमांड्स ऑफ द टाइम। डिमांड क्या थी, पीस, ठीक है। अब इसके एंड में हम लोग पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया गया सोसाइटी में, पीस के लिए, वही है इसका पीस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम एरिस्टोटल में। आर ई से बनाया था हमने एरिस्टोटल, ठीक है, ही इज द फाउंडर। अब इसमें क्या बताया गया है, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सॉक्रेट्स। ही डिवाइड्स द लाइफ ऑफ अ मैन इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट ही सेज दैट मैन इज द क्रिएचर विच इज क्रिएटेड बाय गॉड। क्या है, मैन इज क्रिएचर, ये मैंने नीचे लिख रखा है, मैन एक क्रिएचर है क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने बनाया है, ये हमें पता चल गया। एंड सेकेंड ही पजेस द क्वालिटी ऑफ रीजन, उसके पास क्या है, ही पजेस द क्वालिटी ऑफ द रीजन, सो ही कैन डेवलप हिज ओन विल, वो अपनी खुद की विल डेवलप कर सकता है। ऊपर हमने पढ़ा मैन के पास खुद के इनसाइट्स है, आरी से हमें ये पता चलता है कि उसके पास खुद की विल है, ठीक है। आपके पास आरी है, आप चाहो तो इंसान का कत्ल भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक लकड़ी से अच्छा सा फर्नीचर भी बना सकते हो। याद करने के पर्सपेक्टिव से है ये, ठीक है। Aristotle is considered to be the founding father of natural law school and gave his theory as a very solid ground so that it could develop naturally. क्यों develop naturally? अब हम आ जाते हैं when in Rome, यानी कि रोम में। रोम में क्या है, ठंड बहुत लगती है, इसलिए वहां पे स्टोव जला के आग से ताप लो, ठीक है। स्टोइक्स, समझ में आ गया स्टोइक्स। स्टोइक्स ने क्या बोला कि पॉजिटिव लॉ मस्ट कंफर्म टू नेचुरल लॉ। पॉजिटिव लॉ कैसे कंफर्म करना चाहिए, नेचुरल लॉ से। व्हेन मैन लिव्स अकॉर्डिंग टू रीजन ड्यूटीज ऑफ मैन इज टू ओबे लॉ ऑफ नेचर। यानी कि अगर मैन के पास रीजन है समझने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी विल के अकॉर्डिंग प्ले करता जाए, जैसा कि एरिस्टोटल ने बोला था।
उसके पास ड्यूटी भी है। तुम अगर गैस पे अपने लिए चाय बना रहे हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने मित्र के लिए भी चाय बनाओगे, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। Stoics were though inspired by Aristotle theory and based on Aristotle's theory developed his own theory of natural law but made some key changes. Key changes क्या थे? तुम्हारी विल है पर तुम्हारे पास दूसरे के लिए ड्यूटी भी है ना, एंड मेड इट मोर एथिकल। एथिकल क्या होता है? सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, is something like ethical. According to him, the world is governed by reason. Man's reason is also a part of this world. Therefore, when he lives according to reason, he lives according to nature or lives naturally. One of the duties of man is to obey the law of nature, as according to Stoics, law of nature is binding on everyone and positive law must conform to the natural law. समझ में आ गया? Positive law must conform to the natural law. अब इसमें और चीज़ है, वो है natural law first appeared among the Stoics who believe that God is everywhere and in everyone. भगवान सब में है, हर जगह है. Within humans is a divine spark which helps them to live in accordance with nature. The Stoics felt that there was a way in which the universe had been designed and natural law helped us to harmonize with this. चाय पीने से क्या बढ़ती है? हार्मनी. स्टोव जलाने से, आग तापने से क्या बढ़ती है? हार्मनी. स्टोइक्स ने क्या बोला? ड्यूटी से आप खुद खुश रहो, अपनी विल तो परफॉर्म करो ही, पर अगर एथिकल रहोगे तो क्या बनेंगे? हार्मनी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेडिवल में. मेडिवल में हमने क्या पढ़ा है? सेंट थॉमस एक्विनस, सॉरी ऑगस्टीन नहीं है, सेंट थॉमस एक्विनस. तो हमने थॉमस से ये बनाया है. अब सेंट से क्या समझ में आ रहा है? सेंट थॉमस, सेंट से क्या समझ में आ रहा है? कैथोलिक, ठीक है. Catholic philosopher and the theologians moved away from the orthodox interpretation of natural law and gave a more logical and systematic theory of natural law. क्या दिया उन्होंने? सिस्टमैटिक थ्योरी दी नेचुरल लॉ की. हम ऊपर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. इन्होंने क्या किया? ही डिवाइडेड द लॉ इनटू 4 स्टेजेस. लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ. हमने ऊपर पढ़ा था ना. ये जो लॉ है कितने में डिवाइडेड है ये हमने पढ़ा था. एक बार मैं सर्च करके देख के बताती हूँ. ये वाला पढ़ा था ना. एटर्नल लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ गॉड. नेचुरल लॉ क्या होता है? एटर्नल लॉ रिवील्ड ऑन मैन. डिवाइन लॉ क्या होता है? एटर्नल लॉ विच इज रिवील्ड थ्रू स्क्रिप्चर्स. ह्यूमन लॉ क्या होता है? मेड इन कन्फर्मिटी. ठीक है, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं. तो ऐसे ही 4 इसमें हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि विद डायग्राम आ गया है. तो अकॉर्डिंग टू एक्विनस, पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ. पॉजिटिव लॉ इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच इट इज कंपैटिबल विद नेचुरल लॉ. यानी कि इसमें क्या है? कंपैटिबिलिटी. ठीक है, ये चेक किया है. यानी कि नेचुरल लॉ मस्ट बी इन कॉन्करेंस विद पॉजिटिव लॉ. ये बात की गई है. नेक्स्ट है थॉमस एक्विनस परफेक्टली ब्लेंडेड एरिस्टोटल्स थ्योरी विद दैट ऑफ क्रिश्चियंस फेथ एंड बिल्ट अ वेरी इलास्टिक एंड लॉजिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ. बहुत ही लॉजिकल थ्योरी बनाई नेचुरल लॉ की. ही प्लीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च ओवर द स्टेट. उन्होंने बोला चर्च महान है, चर्च को मान दिया क्योंकि चर्च क्या है? एक तरह से डिवाइन स्क्रिप्चर से ये सब इस्टेब्लिश कर सकता है ना. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इवन द सोवरेन हैज लिमिटेड पावर्स. उनके हिसाब से सोवरेन के पास भी लिमिटेड पावर है. ही आइडेंटिफाइड नेचुरल लॉ विद रीजन, गिव सैंक्टिटी टू द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लीडेड हार्ड फॉर प्रिजर्विंग सोशल स्टेबिलिटी. कैथोलिक मॉडर्न ज्यूरिस्ट हैव बिल्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ एक्विनस. क्या है? कैथोलिक जो मॉडर्न ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने एक्विनस की थ्योरी पे बिल्डअप किया है, बट हैव मॉडिफाइड हिज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस. आगे हम पढ़ेंगे. हालांकि इसमें बस आपको ये याद रखना है, क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड बात कर रहा था. इस्टेब्लिश किया था इन्होंने चर्च को, क्योंकि सेंट है. ठीक है, चर्च को इस्टेब्लिश किया था कि चर्च ही देखा देखी करेगा कि किस पे नेचुरल लॉ लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा है. एंड आइडेंटिफाइड नेचुरल लॉ विद रीजन, गिव सेंटिटी टू द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि सेंटिटी दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेनेसा पीरियड में. रेनेसा पीरियड क्या है? एज ऑफ एनलाइटमेंट माना गया है. अब क्योंकि यहाँ पे चर्च का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों पे, तो इसके बाद कुछ चेंज चाहिए, है ना. तो कब आए? 1620 1781 के बीच में आया. अब देखो इस टाइम को क्या बोला गया? इट रिफर्स टू द टाइम ऑफ द गाइडिंग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कवरिंग अबाउट अ सेंचुरी एंड अ हाफ इन यूरोप, बिगिनिंग विद द पब्लिकेशन ऑफ फ्रांसिस बेकन्स नोवम ऑर्गेनम. फ्रांसिस बेकन की एक बुक थी नोवम ऑर्गेनम, एंड एंडिंग विद इमैनुअल कांट्स क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. इमैनुअल कांट इज अ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी कि नेचुरल लॉ का. ठीक है, तो ये हमेशा आप लोग याद रखना. कांट ने बोला कांट. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियो पॉलिटिकल फिनोमिना द पीरियड इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन विद द क्लोज ऑफ अ 30 years वॉर एंड एंडेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब रेनेसा पीरियड में कुछ आए, हम पढ़ते हैं उनके बारे में. सिसरो कैसे पढ़ा था हमने? इजरो से. ठीक है, सिसरो
ही रोड इन हिज जी लेगिबस, ठीक है, सिजरो। अब देखो आपको यहाँ तक, जैसे आपको प्लेन तक जाना होता है तो बस से जाना होता है, ऐसे याद रख लेना कि इनकी किताब थी बस वाली। दैट बोथ जस्टिस एंड लॉ डिराइव देयर ओरिजिन फ्रॉम व्हाट नेचर हैज गिवन टू मैन, फ्रॉम व्हाट द ह्यूमन माइंड embraces, फ्रॉम द फंक्शन ऑफ मैन एंड फ्रॉम व्हाट डिजर्व्स टू यूनाइट ह्यूमैनिटी। समझ में आ गया है ये? इन्होंने क्या बोला है, जस्टिस और जो लॉ है डिराइव देयर ओरिजिन कहाँ से, नेचर हैज गिवन टू मैन, नेचर ने जो मैन को दिया है वहां से इनके ओरिजिन होता है। थॉमस एक्विनस ने अपनी समरी में बोला है मेडिवल नेचुरल लॉ की, ही कोटेड सिजरो स्टेटमेंट दैट नेचर एंड कस्टम वर द सोर्सेज ऑफ सोसाइटीज लॉ। नेचर और जो कस्टम है वो है सोर्स सोसाइटीज लॉ का। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं रेनेसा का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। रेनेसा पीरियड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई थी। अब पर्पस क्या है इस चीज़ का, ये जानना बहुत ज़रूरी। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है? दो लोगों के बीच में हार्मनी, मैं हूँ आप हो, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोसाइटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। तीन लोगों ने इसे प्रोपोगेट किया था, अपने अपने तरीके से किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पर्पस क्या है इसका कि मोर प्रोटेक्शन चाहिए थी, ठीक है, स्टेट वगैरह सबको प्रोटेक्शन चाहिए थी, सबके पास पैसा आ रहा था, सबको प्रोटेक्शन चाहिए थी, किससे, स्टेट से। तो उन्होंने क्या किया, इट गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर ओवर थ्रू द डोमिनेंस ऑफ द चर्च। फाइनली चर्च की डोमिनेंस क्या हुई, खत्म हुई। अब थ्योरीज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसने किसने दी है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रॉसियो। एक बार ये पैराग्राफ स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। सबसे पहले आता है थॉमस हॉब्स, ठीक है। अब इन्होंने छोटे से मैं आपको बताऊं क्या किया, ही सरेंडर्ड राइट टू अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन को अपने आप को सेव करने के लिए, अरे महाराज हमें बचा लो, एक बंदे को राइट कर दिया। वो क्या हो गए, राजा हो गए। चर्च तो हट गया पर एक राजा आ गया। अंडर दिस his state of nature, man lived in a chaotic state. According to him, man's life in a state of nature was that of fear and selfishness. Man बहुत selfish था, man बहुत fear था, ठीक है। It was solitary, nasty, brutish in short. Hobbes के contract के under the prevailing circumstances, people in order to get rid of their miseries, entered into a contract. Enter किया contract में, under which they surrendered all rights to a single person. किसको, सिंगल पर्सन को उन्होंने अपने सारे राइट्स दे दिए। द लॉ ऑफ नेचर कैन बी डिस्कवर्ड बाय रीजन। लॉ ऑफ नेचर कैसे डिस्कवर होता है, बाय वे ऑफ रीजन, विच सेज दैट अ मैन शुड डू और नॉट डू। सिंपली ये बताता है कि मैन शुड डू और नॉट डू, मैन हैज अ नेचुरल डिजायर फॉर सिक्योरिटी। इसमें सिंपली ये बात कहेगी कि सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो एक सुपर अथॉरिटी को अपने सारी पावर जो है दे दो। Who should command? Therefore, he advises the sovereign that he must command with the natural law. कैसे कमांड करना चाहिए, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग कमांड करना चाहिए। होप सपोर्ट फॉर एब्सोल्यूटिज्म, अरे अपनी एब्सोल्यूट पावर अगर आपने किसी को दे दी है तो उसको एब्सोल्यूटिज्म ही बोलते हैं। नेक्स्ट है जॉन लॉक, ताले से दिखाया है, सरेंडर्ड ओनली अ पार्ट ऑफ हिज राइट। अब हॉब्स ने तो पूरी होप खो करके अपनी सारी राइट दे दी है, लोक ने बोला है कि थोड़ा सा लॉक लगा लो, पूरा नहीं, ठीक है, यानी कि थोड़ी राइट सरेंडर कर दो, पूरी नहीं। इसमें क्या है, लॉक स्टेट ऑफ नेचर, लॉक्स व्यू ऑन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हॉब्स। He also interpreted the natural law in a different way. Locke was in favor of individualism, and therefore for him natural law meant giving individuals more power than the sovereign. उन्होंने क्या बोला, Locke was in favor of individualism. अरे आप ऊपर क्या है, absolutism, इसमें क्या है, individualism है। Therefore natural law का मतलब क्या है इनके मतलब में, giving individuals more power than the sovereign। अरे sovereign को थोड़ी बहुत दो, individual के पास भी होनी चाहिए पावर। Locke's state of nature was a golden age for man, but as a society grew and people started establishing the concept of property, people became insecure about their property. अब आपके पास प्रॉपर्टी आ गई है तो प्रॉपर्टी के लिए भी इनसिक्योर हो रहे हो। तो लॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता था, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मैन एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट ही डिड नॉट सरेंडर ऑल हिज राइट बट ओनली अ पार्ट ऑफ देम। ऑल दी राइट्स वर सरेंडर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्डर एंड टू एनफोर्स द लॉ ऑफ नेचर। समझ में आ गया। लॉक्स ने क्या सपोर्ट किया, इंडिविजुअल लिबर्टी। बस इतना ही जानना है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सरेंडर्ड राइट टू अ कम्युनिटी। किसने किया, रॉसियो ने। ही सरेंडर्ड राइट टू अ कम्युनिटी बट नॉट टू अ पर्सन, नॉट अ पार्शियल राइट, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत लिबरल व्यू है। रॉसियो स्टेट ऑफ नेचर,
इसमें न्यू इंटरप्रिटेशन मिली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन, बिफोर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, देयर वाज इक्वालिटी अमंग्स्ट मेन। अरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले इंसान अच्छे से रह रहा था कि नहीं रह रहा था? रह रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जरूरी है अपनी राइट दे देना? नहीं जरूरी है। रॉसियो ने कॉन्ट्रैक्ट में बोला, Rousseau's contract theory held that, according to Rousseau, man entered into a contract in order to preserve the right of equality and freedom. अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से थोड़े आगे बढ़ो, इक्वालिटी फ्रीडम पे जाओ। They surrendered their right not to a single individual but to community as a whole, which Rousseau calls it as a general will. जनरल विल, जैसे हम लोग के कुछ जनरल लॉज है ना, वही हो जाता है जनरल विल। जनरल विल, जनरल लॉज, कि हमारे इस एक्ट में ये लिखा है, वो क्या है? जनरल विल है, अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, वो बस कोडिफाइड है। वैसे ये थ्योरी ऑफ जनरल विल पढ़ते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, ध्यान से पढ़ो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओबे द जनरल विल। आप जनरल विल की जगह आप इसको पढ़ो लॉ, ठीक है? ड्यूटी है इंडिविजुअल की लॉ ओबे करना, बिकॉज इन दैट वे ही इज ओबेइंग हिज ओन विल। उसकी वजह से उसको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। द गवर्नमेंट एंड लॉज मेड मस्ट कन्फर्म इटसेल्फ विद द जनरल विल, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू सो that they could have overthrown. In brief, Rousseau stood for the interest of the community rather than the interest of individual. His natural law theory stood for equality and freedom of man. Equality के बारे में फाइनली किसने बात की है? रशिया। रशिया बनाया मैंने, ठीक है? तो रॉसियो ने बात की है। ये रशिया का है पिक्चर। तो रॉसियो ने, यानी कि किसी रशियन जैसे नाम में, उन्होंने किसकी बात की है? इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की है। तो हमारे ये क्या हो गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी खत्म हो गया इसमें। नेक्स्ट इसके बाद कुछ प्रोपोनेंट्स बचे हैं, ह्यूगो ग्रॉशियस और इमैनुअल कांत। ह्यूगो ग्रॉशियस का क्या है? लिबरल नेचुरल लॉ ग्रू आउट ऑफ मेडिवल क्रिश्चियन एंड नेचुरल लॉ थ्योरीज एंड आउट ऑफ हॉब्स रिवीजन ऑफ नेचुरल लॉ। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। समटाइम्स इन एन अनईजी बैलेंस ऑफ द टू। नेचुरल लॉ इन्होंने बोला कि इट ग्रू आउट ऑफ द मेडिवल क्रिश्चियन के टाइम में हमने पढ़ा था, एंड आउट ऑफ होब्स रिवीजन ऑफ नेचुरल लॉ। होब्स के बीच में क्या है? ये नेचुरल लॉ के बारे में बात हो रही है। ह्यूगो ग्रॉशियस बेस्ड हिज फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑन नेचुरल लॉ। ह्यूगो ग्रॉशियस ने किस चीज़ के बारे में फिलॉसफी दी है? इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और उन्होंने इसे किस पे बनाया है? नेचुरल लॉ पे। ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल लॉ पे क्या पढ़ते हैं? यूनाइटेड नेशंस और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सब किस पे बेस्ड है? नेचुरल लॉ पे ही है। In particular, his writings on freedom of the seas and just war theory directly appealed to natural law. But natural law itself, he wrote that even the will of an omnipotent being cannot change or abrogate natural law, which would maintain its objective validity even if we should assume the impossible, that there is no God or that he does not care for human affairs. This is the famous argumentative जो भी है, that made natural law no longer dependent on theology. ये पढ़ लेना। ह्यूगो ग्रॉशियस के बारे में बस इतना बताऊंगी कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेचुरल लॉ जैसा है, ठीक है? इन ग्रॉशियस व्यू, द ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन मोरल प्रीसेप्ट्स विच चर्च कन्फर्म्ड एंड देयरफॉर वर स्टिल वैलिड। ओल्ड चर्च के प्रीसेप्ट्स हैं जो, मोर ओवर दे वर यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ। वो नेचुरल लॉ के कंटेंट्स को भी बताते हैं। बोथ बाइब्लिकल रिवलेशन एंड नेचुरल लॉ ओरिजिनेटेड इन गॉड एंड कुड देयरफॉर नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। ये चीज़ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अपनी गीता को क्यों इतना महत्व देते हैं। नेक्स्ट है इमैनुअल कांत। इनके बारे में बस इतना है कि ही गेव मॉडर्न थिंकिंग अ न्यू बेसिस विच नो सब्सिक्वेंट फिलोसफी वुड इग्नोर। मॉडर्न थिंकिंग को एक न्यू बेसिस दिया। इन क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इन्होंने प्योर रीजन का क्रिटिक दिया है। सेट फॉर हिमसेल्फ द टास्क ऑफ एनालाइजिंग द वर्ड एज इट अपीयर्स टू, फुल स्टॉप, ठीक है? तो इसी के साथ हमने ये 2 एक्स्ट्रा मिसलेनियस में किया है। बाकी सारा जो हमने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा हो। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके पीडीएफ का जुगाड़ कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से बहुत जगह मैंने नोट्स निकाले हैं, कहीं कहीं से देख देख के बनाए हैं, बहुत सारे मैंने सोर्सेज लिए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। कोई इशू रह जाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।